बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वापस उस पर लौटते हैं। बीजेपी की जो 29 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की गई है, इसमें कई बड़े नाम यहां पर शामिल किए गए हैं और इस दूसरी लिस्ट में 29 उम्मीदवार और बीजेपी ने यहां पर तय कर लिए हैं। और इस लिस्ट में अगर महिला उम्मीदवारों की बात करें तो 5 वो शामिल हैं। इस हिसाब से कुल 7 महिला उम्मीदवार बीजेपी अब तक यहां पर जो है घोषित कर चुकी है। तो ये उम्मीदवार लगातार अब तय करने के लिए अब तय किए जा रहे हैं और ये दूसरी लिस्ट है इस सिलसिले में बीजेपी की तरफ से विधानसभा चुनाव में। और इस लिस्ट में जो बड़े नाम है उसकी अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो कपिल मिश्रा, जिनको करावल नगर से मैदान में उतारा गया है, हरीश खुराना को मोती नगर विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है और 5 महिला उम्मीदवार भी इस लिस्ट में शामिल की गई हैं। पिछली जो लिस्ट थी उसके अंदर 2 महिला उम्मीदवार थी, तो इस हिसाब से 7 महिला उम्मीदवार जो है वो बीजेपी ने यहाँ पर अपनी तरफ से दे दिए हैं। तो दिल्ली में जो लड़ाई है विधानसभा चुनाव में, सियासी लड़ाई, वो अब दिलचस्प यहाँ पर हो रही है। बीजेपी अपनी तरफ से मजबूत उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के सामने यहाँ पर खड़ी कर रही है और ये 29 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट का ऐलान उनकी तरफ से कर दिया गया है। कुछ बड़ी सीटें अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो कपिल मिश्रा का एक नाम है करावल नगर से। इसके अलावा और कौन सी वो सीटें हैं जिस पर मुकाबला अब दिलचस्प हो गया इस दूसरी सीट के बाद? रवीश हमारे साथ जुड़े हैं। रवीश, बताइए और कौन से बड़े नाम इसमें नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा नाम है इस वक्त जो है वो हरीश खुराना, जो कि मदन लाल खुराना के बेटे हैं, उनको टिकट मोती नगर से दिया गया है। उत्तम नगर पवन शर्मा, जो कि बीजेपी के संगठन के पदाधिकारी रहे हुए हैं और काफी दिनों से संगठन में वो काम करते रहे हैं, उनको पवन शर्मा को मिला है टिकट। नजफगढ़ एक सबसे दिलचस्प सीट जिस पर अभी तक जो कैलाश गहलोत हैं वो विधायक रहे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के मंत्री भी रहे हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी से फिर वो बीजेपी में आए और बीजेपी ने उनको बिजवासन से टिकट दिया और नजफगढ़ में नीलम पहलवान को टिकट दिया गया है, जो कि कृष्ण पहलवान की पत्नी है, बहुत ही चर्चित नाम है। और इनको टिकट उत्तम नगर वो ये जो नीलम पहलवान है उनको टिकट मिला है, नजफगढ़ से टिकट मिला है। इसी तरीके से पालम से कुलदीप सोलंकी को टिकट मिला है। नीरज बसोया कस्तूरबा नगर से इनको टिकट मिला है। नीरज बसोया जो है वो कांग्रेस से आए हुए हैं बीजेपी में, इनको यहाँ से टिकट दिया गया है। तो ये सारे जो है वो एक नाम है यहाँ पर और काफी जो है विचार मंथन के बाद में करनैल सिंह शकूर बस्ती, जो कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ में बीजेपी ने करनैल सिंह को यहां से उतारा है। तिलक राम गुप्ता को त्रिनगर से उतारा है। नरेला से राजकरण खत्री, जो कि बहुत पुराने नेता हैं बीजेपी की, उनको यहां से उतारा है। तो ये एक तरीके से आप देखिए कि बीजेपी ने पहली भी लिस्ट में तमाम सारे हाई प्रोफाइल चेहरों को उतारा था और यहाँ पर तमाम सारे ऐसे नाम हैं जो कि बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। अभय वर्मा, आप देखिए कि लक्ष्मी नगर से, जो कि सिटिंग विधायक हैं, इनको टिकट मिला है। हालांकि पहली लिस्ट में इनका नाम नहीं था, लेकिन दूसरी लिस्ट में अभय वर्मा का नाम था। पूर्वांचल के बारे में तमाम सारी बात कही गई, तो ये पूर्वांचल के एक अच्छे नेता माने जाते हैं अभय वर्मा, इनको यहाँ से उतारा गया। करावल नगर में मोहन सिंह बिष्ट, जो कि कांग्रेस के काफी पुराने रहे हुए नेता, विधायक भी रहे हुए हैं, उनका टिकट काटा गया और कपिल मिश्रा को करावल नगर से उतारा गया। सीलमपुर में काफी दिलचस्प मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। अनिल गौड़ को यहां से उतारा गया है। ओखला में मनीष चौधरी को जो है वो टिकट दिया गया। तो ये काफी जो है वो इस सूची में माथापच्ची की गई है। सीईसी की बैठक में भी जो है वो तमाम सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर फिर जो है वो ये इस टिकट दिया गया बिल्कुल है। रवीश, तो काफी विचार के बाद ये लिस्ट जो है वो जारी की गई है बीजेपी की तरफ से। कुछ बड़ी महत्वपूर्ण सीटें जो रवीश यहाँ पर बता रहे थे। विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़े, हमारे एक और सहयोगी। विकास, अगर यहाँ पर मुकाबले की हम बात करें तो जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं उनके सामने कौन कौन बीजेपी की तरफ से खड़ा हुआ अब नजर आ रहा है? चलिए, विकास तक आवाज यहाँ पर नहीं जा रही है। रवीश, आप अगर सुन पा रहे हैं हमें, तो यहाँ पर कुछ सीटें जो अब हाई प्रोफाइल होती जा रही हैं, जिसमें हमने देखा कि नई दिल्ली की सीट है, कालका जी की सीट है, तो ऐसी सीटें जहाँ पर आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे जो नाम है, उनके सामने बीजेपी मजबूत चेहरों को खड़ा कर रही है। तो बाकी ऐसी सीटों पर यहाँ पर अब किस तरह का मुकाबला नजर आ रहा है? ये देखिए, मुकाबला ये बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार काफी ज्यादा विचार मंथन के बाद में बीजेपी ने
जो 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 सूची है उसको यहाँ पर निकाला है। करावल नगर में आपको दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। आपको लक्ष्मी नगर में अभय वर्मा और उनका जो मुकाबला है वो बीबी त्यागी से होगा, जो कि बीजेपी से ही गए हैं आम आदमी पार्टी में। इसी तरीके से आप देखिए ओखला में मनीष चौधरी को यहाँ पर उतारा गया है, जो कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ में। तो इस तरीके से तुगलकाबाद में आप देखिए रुक्की रोहतास बिदुड़ी को जो है वो दिया गया है टिकट। कस्तूरबा नगर में नीरज बसोया जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो बीजेपी में आए और फिर उनको जो है वो टिकट दिया गया है। राजेंद्र नगर में उमंग बजाज को, बहुत ही युवा जो है वो कार्यकर्ता हैं, इनको यहाँ से टिकट दिया गया है। तो इस तरीके से अनुभवी अगर लोगों में हम देखें तो प्रदुम राजपूत जो कि द्वारका से इनको उतारा गया है। प्रदुम राजपूत काफी पुराने नेता हैं बीजेपी के, इनको टिकट दिया गया है। पवन शर्मा काफी पुराने जो नेता हैं उत्तम नगर से, उनको टिकट दिया गया है। इसी तरीके से आप देखिए हरीश खुराना को जो है वो मोती नगर से टिकट दिया गया है। हरीश खुराना मदन लाल खुराना के बेटे हैं, जो कि पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर रहे हुए हैं, तो उनको यहाँ पर हरीश खुराना को टिकट दिया गया है। पहली बार हरीश खुराना जो है वो चुनाव लड़ेंगे, अभी तक वो प्रवक्ता के तौर पर बीजेपी में काम करते रहे हैं। इसी तरीके से आप देखिए चांदनी चौक एक बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ पर सतीश जैन को यहाँ पर उतारा गया है। तो काफी सारे जो नाम हैं। रवीश आप रहेगा हमारे साथ, तो कई महत्वपूर्ण बातें जो इसमें नजर आ रही हैं। 7 महिला उम्मीदवार भी हैं, कुछ टिकट काट कर भी जो है बदलाव बीजेपी की तरफ से यहाँ पर किए गए हैं इस बार। आप देख रहे हैं जो सीटें हमारे सहयोगी रवीश बता रहे थे आपको, तो समीकरण दिलचस्प हो रहे हैं दिल्ली में। मुकेश केजरीवाल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मुकेश जी, बहुत सोच समझकर विचार करके बीजेपी अपने नाम यहाँ पर तय कर रही है। अब ये दूसरी लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है, तो इससे किस तरह का मुकाबला आपको लग रहा है? ये देखिए, बीजेपी ने आमतौर पे ये होता है कि वो देर से भी जारी करती है लिस्ट, लेकिन चूंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सभी सीट पे अपने कैंडिडेट काफी पहले अनाउंस कर दिए थे, ऐसे में बीजेपी पे काफी दबाव था। और शुरुआत पहली लिस्ट में जो अब तक आई हुई थी इससे पहले, उसमें बहुत सारे ऐसे नाम थे जो दूसरी पार्टियों से आए थे और उन्हें जल्दी घोषित करना इसलिए जरूरी था क्योंकि उनका पहला ही मकसद इसी शर्त पे उन्होंने पार्टी ज्वाइन की होती है, तो इसीलिए सबसे पहले उनके नाम घोषित कर दिए गए थे। इस लिस्ट में देखें कि बची सीटों में से अधिकांश पे उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और कपिल मिश्रा जैसे नाम और हरीश खुराना खासतौर से, इन नामों के साथ भाजपा ने एक तरह से ये संकेत दे दिया है कि उन्हें किसी भी तरह का अपने, ये लोग फायर ब्रांड, खासतौर से कपिल मिश्रा देखे वो फायर ब्रांड लीडर है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ सबसे वोकल होके सीधे और सबसे करारे आरोप लगाने वाले टॉप लीडरशिप पे, उसे देने का ये सीधा सा है कि पार्टी भाजपा जम के और सबसे तीखे तरीके से आम आदमी पार्टी पे प्रहार करेगी और खुल के अपने सारे पत्ते को खेलेगी। मुझे ये लगता है कि इससे और स्पष्ट हो गया है कि इसमें कहीं पे कोई, हालांकि कुछ नाम अभी भी थे जिन पे नुपुर शर्मा जैसे, जिन पे भी उम्मीद थी कि उन्हें भी टिकट दी जाएगी, लेकिन वो अभी इसमें दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल, अखिलेश जी भी हमारे साथ है। मुकेश जी, उनके पास भी चलते हैं। अखिलेश जी, कोई संकेत इस तरह का नजर आ रहा है यहाँ पर? कपिल मिश्रा को यहाँ पर जरूर जिम्मेदारी दी है बीजेपी ने। नुपुर शर्मा के नाम की चर्चा थी, उनका नाम तो नहीं शामिल हुआ, लेकिन इनको जरूर उम्मीदवार बना दिया है। और जैसा कि मुकेश जी भी कह रहे हैं, कपिल मिश्रा काफी तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। आम आदमी पार्टी से वो आए हैं और आम आदमी पार्टी पर अब लगातार हमला वो करते आए हैं। जैसा कि मैं पहले भी अपने रिपोर्ट में जिक्र कर रहा था कि कपिल मिश्रा की जो छवि है, बीजेपी चाहेगी कि उसका लाभ उन्हें मिले। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बीजेपी की जो पहली सूची आई थी उसमें पूर्वांचलियों को जगह नहीं थी, तो इसीलिए दूसरी सूची में बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि पूर्वांचली समाज को पूरा मौका दिया जाए ताकि कहीं भी कोई शिकायत की गुंजाइश ना हो। कल भी आपने देखा कि जिस तरह से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर पूर्वांचलियों को लेकर के हमला बोला था, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर यह सवाल उठाया था कि आखिर उन्होंने पूर्वांचलियों को नुमाइंदगी क्यों नहीं दी है। तो इस दूसरी सूची में बीजेपी ने इसको दुरुस्त करने का प्रयास किया है और यहाँ पर बड़ी संख्या में पूर्वांचलियों को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। और कपिल मिश्रा का टिकट आप मान सकते हैं कि एक बड़ा संदेश है आम आदमी पार्टी के लिए भी, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के रग-रग से वाकिफ हैं। वो जानते हैं कि आम आदमी पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ती है और पिछले कुछ दिनों से हिंदुओं को लेकर के भी उन्होंने अपना एक अलग प्लेटफॉर्म खड़ा किया हुआ है और वो भी चाहेंगे कि उनकी जो एक कट्टर छवि है उसका लाभ उनको चुनाव में मिले। तो ये कपिल मिश्रा की बात हुई। दूसरे हरीश खुराना को टिकट दिया गया है मोती नगर से, पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हैं और आपको बताऊं कि काफी लंबे समय से
सक्रिय हैं, बीजेपी के लिए काम करते आए हैं। पिछले चुनाव में भी उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन पिछली बार निराशा हाथ लगी थी, लेकिन इस बार पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। उन्हें टिकट दिया गया मोतीनगर से, जो कि पारंपरिक सीट मानी जाती है खुराना परिवार की। और दूसरी बात यही जी। बता दूं कि पहली सूची में जो कि 29 उम्मीदवारों की थी, बीजेपी ने केवल 2 महिलाओं को टिकट दिया था। इस सूची में भी 5 उम्मीदवारों को दिया है, तो इस तरह से ये संख्या जो है बढ़ गई है। और माफ कीजिएगा, 7 को दिया है, तो इस तरह जी। से अब संख्या 9 हो गई है। तो बीजेपी चाहेगी कि महिलाओं को नुमाइंदगी अधिक से अधिक दी जाए, क्योंकि बीजेपी जी। जानती है कि आम आदमी पार्टी महिलाओं पर खासतौर से फोकस कर रही है। और जिस तरह से महिला सम्मान राशि का उन्होंने फॉर्म भरवाना शुरू किया है, वो भी एक बीजेपी उसको चुनौती के रूप में देख रही है। तो कुल मिलाकर के ये दूसरी सूची यही बताती है कि बीजेपी ने सभी समीकरणों को साधने का प्रयास किया है। लक्ष्मीनगर से जो अपने सिटिंग एमएलए हैं, उनको दोबारा टिकट दिया है। करावल नगर से सिटिंग एमएलए का टिकट काटकर कपिल मिश्रा को दिया है। और पहली सूची में जो है वो 5 विधायकों को टिकट दोबारा बीजेपी ने दिया था। तो इस तरह से अब बीजेपी जो अभी तक अपने 6 एमएलए को टिकट दे चुकी है, जो पुराने मौजूदा उनके एमएलए हैं। जी। तो ये कुल मिलाकर के समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब भी जो है 12 उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। हम्म। तो बताया जा रहा है कि इस पर भी अब सीट बाय सीट चर्चा हो रही है। वैसे तो कल की केंद्रीय चुनाव समिति में सब सीटों पर चर्चा हो गई थी, लेकिन सांसदों से जो फीडबैक मिला है, बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है, उसके हिसाब से सीटों का मिलान किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इसीलिए भी कुछ सीटें होल्ड की गई। बिल्कुल। तो कुछ सीटें अभी जरूर होल्ड पर हैं यहाँ पर, लेकिन जो सीटें अभी जिन पर उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं, उससे किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, उसको अगर हम यहाँ पर देखें, समीर चौगांवकर साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो समीर जी, जो बड़े मुद्दे अभी तक उठते हुए दिख रहे हैं दिल्ली के चुनाव में, ये पूर्वांचल के लोगों का एक मुद्दा था, उसके लिए भी एक बड़ा संदेश यहाँ पर इस लिस्ट में, वहां से ज्यादा नेताओं को टिकट देकर। निश्चित रूप से उसमें कोई दो राय नहीं कि दूसरी सूची में पूर्वांचल का विशेष ध्यान रखा गया। जिस तरीके से भी अखिलेश जी ने बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से बताया दूसरी सूची का विश्लेषण, मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूँ। देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर बहुत ध्यान से अपने उम्मीदवार को तय कर रही है। ऐसा कभी नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी को इतना समय लगे 70 सीटें डिक्लेयर करने के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो एक ही बार में 70 सीटें डिक्लेयर कर देती, लेकिन आप देखिए कि पहली सूची उन्होंने निकाली, उसके बाद अब दूसरी सूची निकाली, अभी भी 12 नाम बाकी है, जबकि नॉमिनेशन का काम शुरू हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस बार बहुत गंभीरता से, मतलब एक एक सीट पर वो ध्यान रख रही है। आप अरविंद केजरीवाल की सीट जब देखिए, जब पहली बार सूची आया था 2014 की अगर बात करें तो नुपुर शर्मा को दिया था। फिर 2020 की बात करें तो सी यादव को टिकट दिया था। लेकिन इस बार प्रवेश शर्मा को टिकट देकर अरविंद के सामने, केजरीवाल के सामने एक बड़ी चुनौती पेश की है। तो भारतीय जनता पार्टी यह मौका हाथ से नहीं देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हार हुई है, मतलब 3 सीटें पर और 8 सीटों पर आकर वो टिक गई थी। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल का ये 5 साल का जो कार्यकाल रहा था और जिस तरीके से उनके ऊपर तमाम आरोप लगे, उसके बाद ये एक सुनहरा अवसर है भारतीय जनता पार्टी के पास कि वो सत्ता बनाने की स्थिति में आ सकती है। तो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। और उम्मीदवारों का चयन है, जहां तक भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ के कर रही है, जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बाद में ये न लगे कि हमें उम्मीदवार अगर बेहतर ज्यादा देते तो हम जीत सकते थे। इसलिए मुझे लगता है कि अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जी। केंद्रीय चुनाव समिति की कल बैठक हुई थी, एक एक सीट पर उन्होंने ध्यान दिया है और उसी आधार पर टिकट डिक्लेयर किए हैं। बिल्कुल। तो काफी गहन चर्चा के बाद ये उम्मीदवार जो है वो तय किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। विकास भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, 29 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आ गई है, लेकिन अभी 12 सीटें हैं जहां पर तय किया जाना है। कोई और बड़े नाम की चर्चा है जिनको इन सीटों पर मौका दे सकती है बीजेपी? ऐसा कोई बड़े नाम तो नहीं है फिलहाल अभी। और जो कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उसमें भी ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं हुआ। लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी कुछ पूर्वांचली बैकग्राउंड के उम्मीदवारों को अभी उतारेगी और उसमें कई नाम हो सकते हैं। हालांकि आज की सूची में भी काफी पूर्वांचल बैकग्राउंड के उम्मीदवारों को उतारा गया है। बजरंग शुक्ला को किराड़ी से उतारा गया है। इसके अलावा करनेल सिंह को शकूर बस्तु से उतारा गया है। तिलक राम गुप्ता को त्रिनगर से उतारा गया है। इसी तरह आपको बता दूं कि इस बार इस बात का बहुत खासा ध्यान रखा गया है कि जिस इलाके में जिस समाज की या वर्ग की आबादी ज्यादा हो, उसको प्रतिनिधित्व दिया जा सके। इसलिए आप देखेंगे कि जो राजेंद्र नगर है, वहां से उमंग बजाज को चुनाव मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा कस्तूरबा नगर से नीरज बसोया को उतारा गया है। पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस से बीजेपी का रुख किया था और इस बार इनको बीजेपी ने टिकट दे दिया है। तो बाहर से आए हुए लोगों को भी टिकट दिया है, क्योंकि जहां पर बीजेपी को लग रहा है कि उसके पास ऐसे जिताऊ उम्मीदवार नहीं है, तो बाहर से आए हुए उम्मीदवारों को पर दाव खेला गया है। तुगलकाबाद, जो रमेश विधुड़ी की परंपरागत सीट होती थी, जो इस बार कालका जी से लड़ रहे हैं,
उन्हीं के परिवार के रोहतास विधूड़ी को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा गया है। इसी तरह अभी देखिए जो कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, संभवतः माना जा रहा है कि ये ज्यादातर सीटें जो है वो पूर्वांचल लोगों को दी जाएंगी। इसमें कैंट की एक सीट भी शामिल है, वजीराबाद भी शामिल है और भी तमाम सीटें शामिल हैं जहां पर बीजेपी पूर्वांचल मूल के लोगों को उतारेगी। अभी फिलहाल जो एक्सरसाइज चल रही है वो ये एक्सरसाइज चल रही है बीजेपी के भीतर कि अगर बाहर से कोई मुफीद उम्मीदवार मिलता है तो फिर उसको चुनाव मैदान में उतारा जाए, बजाय पार्टी काडर के किसी कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारने की। तो पूरा फोकस इस बात पर है, बीजेपी को इस बात का अच्छे से अंदाजा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए ये जीवन का सबसे कठिन चुनाव है, उनके खिलाफ जबरदस्त एंटी कम्बेंसी है और इस मौके पर अगर किसी भी तरह की चूक हुई तो निश्चित रूप से ये मौका दोबारा लौट कर फिर 5 साल बाद आएगा। उस समय क्या हालात होंगे किसी को नहीं पता है। बिल्कुल, तो ये मुकाबला दिलचस्प हो रहा है इस बार के चुनाव में। मुकेश जी, बहुत संक्षिप्त में आपसे एक और सवाल यहाँ पर कि जी जानना चाह रहा था, मीनाक्षी लेखी को लेकर विकास भाई काफी चर्चा थी, क्या अभी भी उम्मीद है मीनाक्षी लेखी या नुपुर शर्मा का नाम आ सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए जीके का उम्मीदवार अभी तक घोषित बीजेपी ने नहीं किया है और मीनाक्षी लेखी का नाम वही उसी सीट से चल रहा था। इसके अलावा 1-2 सीट और भी जहाँ से उनके नाम संभावना है, लेकिन आरती मेहरा भी दावेदार हैं, तो अभी वो सीट फिलहाल होल्ड पर है, तो इसलिए मुझे लगता है कि उम्मीद बनी हुई है उनके लिए। जी, तो अभी कुछ और सीटें हैं जिस पर उम्मीद बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आप लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, दिल्ली के जो चुनाव हैं उसमें अब बीजेपी की तरफ से ये 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी की गई है और इसमें ये कुछ बड़े नाम हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। उत्तम नगर से पवन शर्मा को टिकट दिया गया है। 12 सीटें अभी बची हैं जिसमें बड़े नाम जो है वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर केजरीवाल जी, आपके पास मैं वापस आता हूँ। ये जो सवाल महिला उम्मीदवारों को लेकर भी यहाँ पर है, अखिलेश जी आपके पास यहाँ पर आता हूँ मैं। अब 7 महिला उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से यहाँ पर दिए जा चुके हैं। महिला वोटर्स एक बड़ा मुद्दा है दिल्ली में, जिस तरह की योजनाएं आम आदमी पार्टी लेकर उनके बीच जाती है, तो ऐसे में ये एक जवाब के तौर पर है बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, ये बीजेपी की ओर से जवाब है, क्योंकि करीब 10% उम्मीदवार महिला बीजेपी की हो चुकी है। अभी तक 7 महिला उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है और आप जानते हैं कि 12 अभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना है, तो बीजेपी उसमें भी कुछ महिलाओं को टिकट देगी। तो इस तरह से करीब 10 से 12-15% तक बीजेपी के जो उम्मीदवार होंगे वो महिला होंगे। आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, निश्चित तौर पर ये बीजेपी के लिए एक चुनौती है। वो इसलिए क्योंकि जो उन्होंने महिला सम्मान योजना का ऐलान किया है, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि इसको बढ़ा करके 2100 रुपए किया जाएगा और महत्वपूर्ण बात यह कि उसके लिए उन्होंने फॉर्म भरवाने शुरू कर दिए। आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा है कि अभी तक 40 लाख से भी ज्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि अगर आप महिला उम्मीदवारों की संख्या देखें, दिल्ली में 1,55,00,000 कुल उम्मीदवार हैं और इसमें 70 लाख से अधिक जो है वो महिला उम्मीदवार हैं। अगर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि 40 लाख महिलाएं इसके लिए फॉर्म भर चुकी हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो बीजेपी जाहिर सी बात है कि इससे निपटने की तैयारी कर रही है और इसीलिए आज भी गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये कहा गया 2 टूक शब्दों में, जो आज उन्होंने झुग्गी प्रधानों को संबोधित किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि यह सरासर झूठ फैलाया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बनी तो पिछली सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उनको बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी और बीजेपी सूत्र हमें यह भी इशारा दे रहे हैं कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में भी कुछ मिलती जुलती योजना का ऐलान कर सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या अन्य राज्य हो बीजेपी के शासन वाले, वहां पर इस तरह की योजनाएं पहले ही काम कर रही है। बिल्कुल अखिलेश जी, जिस तरह से उम्मीदवार यहाँ पर तय हो रहे हैं उससे लग रहा है कि हर तरह से आम आदमी पार्टी को काउंटर करने की तैयारी बीजेपी यहाँ पर कर रही है, चाहे योजनाओं की बात हो, चाहे आप बयानों की बात करें, मुद्दों की बात करें। लेकिन रवीश, हर लिस्ट में बीजेपी के जो उम्मीदवारों की लिस्ट आती है उसमें तमाम तरह के लोगों को शामिल करने की कोशिश जो है वो लगती है। इस बार की लिस्ट में युवा कितने यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कितने ऐसे उम्मीदवार लग रहे हैं जो पहली बार चुनाव में होंगे? रवीश, चलिए रवीश से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अखिलेश जी आपके पास मैं यहाँ पर आऊंगा। युवा चेहरे कितने यहाँ पर लग रहे हैं इस बार की लिस्ट में? ये काफी सारे युवा चेहरे हैं और बीजेपी के लिए जरूरी ये भी था कि युवाओं को अधिक से अधिक मौका दिया जाए,
हमने हरीश खुराना का जिक्र किया। मैं आपको बताया था कि हरीश खुराना उन युवा नेताओं में से हैं जो काफी लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें पार्टी जरूर मौका देगी। कपिल मिश्रा भी एक ऐसा ही युवा चेहरा है जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि वो भी लंबे समय से काम कर रहे हैं। ओखला से जो मनीष चौधरी को टिकट दिया गया है, वो भी एक काफी युवा नेता हैं और लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं। तो ऐसे युवाओं को आगे करके बीजेपी यहाँ पर एक ये भी संदेश देना चाह रही है कि दिल्ली में जो नए मतदाता जुड़े हैं उनको वो साथ लेना चाहती है। इनकी संख्या भी बड़ी है काफी। अगर आप लोकसभा चुनाव और अभी विधानसभा चुनाव के बीच की बात करें तो 6-6.5 महीने में ही काफी बड़ी संख्या में नए वोटर्स को दिल्ली में जोड़ा गया है। तो ये वो नए वोटर्स हैं जिनमें कि युवा भी काफी संख्या में हैं। तो बीजेपी चाहती है कि वो उन्हें अपने पाले में लेकर के आए। तो युवाओं पर खासतौर से फोकस किया गया है। और कुछ देर पहले जो बात हो रही थी नुपुर शर्मा के बारे में, जी। देखिए पहले ये सूत्रों के हवाले से स्पष्ट हो चुका है कि नुपुर शर्मा को बीजेपी संभवतः टिकट नहीं देगी। उसके पीछे कारण अभी फिलहाल यही बताया गया कि पार्टी नहीं चाहती है कि जो पूरा प्रचार है उसका फोकस हटे। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस भी यहाँ पर कुछ सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ती दिखाई दे रही है। 13 तारीख को खुद राहुल गांधी यहाँ पर सीलमपुर में एक रैली करने जा रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी को लगता है कि जो मुस्लिम मतदाता हैं वो कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। अगर मुस्लिम मतदाताओं में वोटों में विभाजन होता है तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो ऐसे में बीजेपी हिंदुत्व के से जुड़े मुद्दों को ज्यादा उठाना नहीं चाह रही है। जी। वो विकास के ऊपर और साथ ही भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर, उन्हीं पर केंद्रित करना चाहती है। ये बात जरूर है कि रमेश बिधूड़ी की जो टिप्पणियां आई महिलाओं को लेकर के, उसके बाद थोड़ा सा बीजेपी को इस पर डिफेंसिव होना पड़ा। लेकिन इसीलिए अब बीजेपी इस मोर्चे पर भी काम कर रही है। जैसा हमने शुरू में जिक्र किया कि करीब 10% जो टिकट अभी तक महिलाओं को दी जा चुके हैं और आने वाले समय भी कुछ और महिलाओं को टिकट दिया जाए। बिल्कुल रवीश, अब 7 महिलाएं हैं अब तक उम्मीदवार बीजेपी की 2 लिस्टों में, और आगे भी जो बाकी 12 सीटें बची हैं उसमें भी शायद और उम्मीदवारों को वो मौका दें यहाँ पर, महिला उम्मीदवारों को। लेकिन फायर ब्रांड अगर नेताओं की यहाँ पर बात करें तो एक जो सबसे बड़ा नाम यहाँ पर फिलहाल दिख रहा है वो कपिल मिश्रा ही हैं। अब इनसे किस तरह का संदेश जो है वो नजर आ रहा है, जहां से इनको टिकट दिया गया है उस जगह पर किस तरह के समीकरण है जो ये माना जाए कि एक असर जो है इनका वहां पर दिख सकता है? जी देखिए, कपिल मिश्रा तो फायर ब्रांड लीडर है ही हैं, लेकिन एक नाम जो हम लोग भूल रहे हैं वो है करनैल सिंह, जिनको शकूर बस्ती से उतारा गया है। ये सत्येंद्र जैन के खिलाफ पे चुनाव लड़ रहे हैं और ये मंदिर प्रकोष्ठ के प्रभारी रहे हुए हैं दिल्ली बीजेपी के। और दिल्ली का जब दंगा हुआ था उस वक्त इन्होंने कुछ नारे लगाए थे, उसकी वजह से विवादों में आए थे और इनको जो है वो शकूर बस्ती से करनैल सिंह को जो है वो टिकट दिया गया है। ये भी काफी फायर ब्रांड एक लीडर माने जाते हैं। कपिल मिश्रा के ही साथ में ये वहां पर कई बार देखे गए और बीजेपी के काफी जो है वो पुराने ये कार्यकर्ता रहे हुए हैं। दूसरा नाम है जो कि नजफगढ़ से नीलम कृष्ण पहलवान है। ये वो चेहरा है जो पिछली बार जब नगर निगम का चुनाव हुआ था तो 10,000 से ज्यादा वोटों से ये टीचाऊ कला वार्ड से चुनी गई थी। तो 10,000 वोटों से ये जो है जीत हासिल हुई थी इनकी और ये बीजेपी के सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाली महिला पार्षद थी। तो इनको जो है वो टिकट दिया गया है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो बल्ली मारान से जो है वो टिकट दिया गया है। नीरज बसोया को टिकट दिया गया है जो कि कांग्रेस से आए हुए हैं। इसके अलावा आप देखिए अभय वर्मा को लक्ष्मी नगर से उनको टिकट दिया गया है। सिटिंग विधायक हैं, हालांकि पहली लिस्ट में उनको जगह नहीं मिल पाई थी और कयास ये लगाए जा रहे थे कि हो सकता है उनका टिकट जो है काट दिया जाए, लेकिन उनके ऊपर में फिर से भरोसा जताया है। और अभय वर्मा वो चेहरा है जो कि पूर्वांचली वोटरों के लिए काफी अहमियत रखते हैं, तो इनको भी जो है वो टिकट दिया गया है। मनीष चौधरी को टिकट दिया गया है ओखला से। ये भी लड़ाई अच्छी होगी। रोहतास बिदुड़ी तुगलकाबाद से गुर्जर वोटर बहुल ये पूरा विधानसभा है, यहाँ पर रोहतास बिदुड़ी को जो है वो उतारा गया है। तो कई सारे ऐसे चेहरे हैं। हरीश खुराना को, जो कि मदन लाल खुराना जो कि पूर्व मुख्यमंत्री उनके बेटे हैं, उनको उतारा गया है। तो इसमें तमाम सारे ऐसे नए नाम हैं। दीप्ति राजौरा मटिया महल से जो कि पार्षद रही हुई हैं बीजेपी के, उनको भी मटिया महल से टिकट दिया गया है। तो बीजेपी की कोशिश रही है कि जो कार्यकर्ता हैं उनको भी कहीं ना कहीं टिकट मिले और ये जो मुकाबला है वो बड़ा
दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि तमाम सारे नए चेहरों को बीजेपी ने मौका दिया है। बिल्कुल, नए चेहरों को भी मौका दिया है और कद्दावर नेताओं की तलाश बीजेपी को लगता है यहाँ पर है जो दमदार मुकाबला दे पाए। समीर चौगांवकर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर जी, अगर इस लिस्ट को हम देखें तो लग रहा है कि मुकाबला पार्टी से जरूर है, लेकिन मजबूत नेता अगर हैं तो उनका स्वागत भी है बीजेपी में। देखिए, वो तो अगर आप आज इस बात का जिक्र कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से स्ट्रेटेजी रही है कि अगर जहां अपने पास अच्छा उम्मीदवार नहीं है तो दूसरे दल का कोई अगर उम्मीदवार मिल जाता है तो उसे लाकर टिकट दिया जाए। वो सभी राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है और शायद मुझे लगता है कि अभी जो 12 टिकट डिक्लेयर नहीं किए उसके पीछे भी ये रणनीति होगी कि कोई किसी दूसरे दल के नेता को लाकर अगर वहां पर उतारा जाए और उसके आगे कर चुनाव जीता जाए, तो ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी अपनाती है। लेकिन अभी तक जो 2 सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ध्यान से इस सूची को जारी किया गया और अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव बहुत आसान नहीं रहने वाला इस बार। अरविंद केजरीवाल भी इस बात को जानते हैं और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के लगातार बयान आ रहे, बता रहे, आज अमित शाह ने जिस तरीके से झोपड़ी वालों के लिए आज जो सम्मेलन किया, जिस तरीके से अमित शाह का जो हमलावर रुख था, प्रधानमंत्री मोदी पहले कर चुके हैं और संघ जमीन स्तर पर जिस तरीके से लगातार बैठके कर रहा है, काम कर रहा है, वह भी अरविंद केजरीवाल के लिए चिंता का विषय है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। वो टिकट बहुत बेहतर टिकट दे रही है। संघ के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन करके भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही। मोदी प्रचार अभियान आक्रामक शुरुआत कर चुके। आज अमित शाह ने भी आक्रामक अख्तियार किया है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल को चारों तरफ से घेरने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है और भारतीय जनता पार्टी के 2 चुनाव बुरी तरह हार गई थी। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है और प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल का जो केंद्र का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ी एसेट है। उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अगर दिल्ली में सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनती है तो दिल्ली का विकास बेहतर होगा और इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल के लिए और चुनौती बढ़ गई। बिल्कुल, तो यहाँ पर समीर जी को लग रहा है मुकेश जी की चुनौती बढ़ने वाली है अरविंद केजरीवाल के लिए, जिस तरह के समीकरण यहाँ पर बीजेपी साध रही है। और विवादों की भी बात करेंगे अखिलेश जी की क्या चर्चा अब है, जो घोषणा पत्र होगा बीजेपी का। लेकिन मुकेश जी, अब क्या आपको भी लग रहा है कि चुनौती अब हो गई है ज्यादा बड़ी? नहीं, देखिए, भाजपा ने देखिए, बीजेपी ने काफी सोच समझ अखिलेश जी कर आपके टिकट पास में दिया, आ रहा इसमें कहीं कोई हूँ, संदेह आपके नहीं पास है। में आ रहा हूँ अखिलेश जी। जी 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 जी। नहीं, देखिए, अब हमें ये तो कहना ही होगा ना कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बुरा दौर है। और अगर भाजपा ने दूसरी लिस्ट अब जारी करी दी और कुछ समय में चुनाव होने से पहले, वोटिंग होने से पहले, हो सकता है वो सारे उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दे, तो इससे बढ़ के और क्या भाजपा कर सकती है? इसके लिए तो बहुत तालियां बजानी चाहिए कि भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है। अब आम आदमी पार्टी बिल्कुल, देखिए, भाजपा के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री जो भाजपा परिवारवाद के खिलाफ लगातार घेरने की कोशिश करती है, वो दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे अब तक आ गए हैं। जितने हारे हुए सांसद हैं वो या तो टिकट पा गए हैं, जिनको हारे हुए क्यों कहें, बल्कि टिकट जिनको देने लायक नहीं समझा उनको ले लिया गया है। जितने गाली गलौज करने वाले, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय संसद में चालू सत्र के दौरान माननीय सांसद ने जो बातें कही, क्या हम में से कोई यहाँ पे भी कह सकता है? नहीं कह सकता है ना। तो उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। तो लेकिन ये तो कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं, ये हर चीज जो इतनी लेट से टिकट अगर अनाउंस भी कर रही है उसके बाद अरविंद केजरीवाल बिल्कुल हार जाएंगे, वो चारों तरफ से घिर जाएंगे। तो ये ठीक है, कुछ मतलब अब इस पे कुछ तो कहना ही है, तो ठीक है, कही जा सकती है बातें। तो आपको लेकिन लग रहा है कि ठीक है, हर पार्टी अपने हिसाब से उम्मीदवार देखती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चुनौती यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन ये बिदुड़ी साहब की तरफ इशारा आपने किया, उनके बयान के बारे में बात करेंगे, कितना असर उनके बयान ने अब डाला है और वो कितना अब उसका असर अब भी यहाँ पर दिख रहा है।